तो हम बात कर रहे थे अमोनिया मॉलिक्यूल की। अमोनिया मॉलिक्यूल में ये आपका नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका प्लेनर है, और जो ये हाइड्रोजन है ये बैक साइड है, बैक साइड द प्लेन। मान लो नहीं, जो ये H है 3D स्ट्रक्चर को हम 2D रिप्रेजेंटेशन 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो ये बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड को कहते हैं प्लेनर बॉन्ड। जो ये है इसे कहते हैं, ये वाला बॉन्ड है इसे कहते हैं डैश बॉन्ड, और जो ये बॉन्ड है इसे कहते हैं वेज बॉन्ड, ठीक है, इसे कहते हैं वेज बॉन्ड। ये है हमारा डैश बॉन्ड, डैश बॉन्ड, क्लियर। ये इस तरह से है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है तो ये किस तरह से होगा, अब हमने देखना था इसमें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कौन सी है कि कौन सी नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसमें पहले देखते हैं कि इसमें C3 होगा कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो देखो इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह से है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है। मान लो ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका प्लेनर हाइड्रोजन है, ये आपका अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, ये आपका जो ये हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लियर। जो ये दिख रहा है ये आपका प्लेन है, इस प्लेन से देखो ये पीछे को जा रहा है ना, ये देखो ये आपका प्लेन है, इस प्लेन से ये पीछे है और ये प्लेन से आगे है। तो जब आप C3 लगाएंगे, इन तीन, क्या ये तीनों एक दूसरे के प्लेस पे रोटेट हो रहे हैं। एक इमेजिनरी एक्सिस कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे और इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पे प्लेन है तो नेक्स्ट यहीं पे प्लेनर चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह से रोटेट हो गया, ये आपका प्लेन में आ गया, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, क्लियर है ना। मॉडल्स अच्छे नहीं है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। अदरवाइज आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है जो अमोनिया है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जब मैं यहाँ से C3 लगाऊंगी, क्या ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इमेजिनरी एक्सिस हम यहाँ से पास करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाला और यहाँ से इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट कर दिया। देखो प्लेन के प्लेस में, ये देखो प्लेन के प्लेस पे आपका प्लेन आ चुका है, अबव द प्लेन भी है, और बैक साइड पे भी आपका एक एटम जा चुका है, क्लियर ना। देख समझ गए ना आप। ये देखो ये आपका प्लेन में है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन पे है, ये चीज इस तरह से। जब आप इसको रोटेट करेंगे ये प्लेन में आ गया, ये आपका अबव द प्लेन है, ये डैश साइड निकल गया, क्लियर। तो अमोनिया में हमें सीधा सीधा एक C3 एक्सिस दिख रही है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, C3 हमें दिख रही है अमोनिया में, क्लियर ना। इसके अराउंड जब रोटेशन करेंगे तो C3 हमें दिख रहा है, क्लियर। फिर देखते हैं आगे कि आगे किस तरह से ये होगा, ठीक है। तो आगे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें CN एक्सिस है तो उसमें CN एक्सिस है तो या तो उसमें 0C2 होंगे या फिर NC2 होंगे। तो देखो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या आपको C2 दिखाई दे रहा है। C3 तो हमें पता चल गया कि इसमें C3 तो है, तो C2 देखते हैं C2 होगा कि नहीं। देखो अगर आपको एक भी C2 दिख रहा है तब तो फिर ठीक है कि इसमें 3 C2 होंगे। फिर अगर C3 है तो 3 ही C2 होंगे। तो एक C2 देखो कहाँ से अप्लाई करेंगे, इसमें मुझे एक भी C2 नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप बोल रहे हैं यहाँ से C2 डालिए यहाँ से, तो आप इस मॉलिक्यूल को उल्टा रोटेट कर देंगे। तो ये देखो ये इस तरह से रोटेट कर देंगे, ये मॉलिक्यूल आपका इस तरह का कुछ हो गया है। तो इसमें C2 मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसमें एक भी C2 नहीं है। ये आप खुद इमेजिन करके देख लेना कि क्लियर है ना, इसमें एक भी C2 नहीं होगा, 0C2, क्लियर। अब देखते हैं कि अब एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया एलीन मॉलिक्यूल, ठीक है। एलीन ले लेते हैं, इस तरह का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि C2 कौन सा प्रेजेंट होगा। चलो सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, सिंपल सा इथाइलिन या इथीन, ये इथीन मॉलिक्यूल ले लिया। इसमें देखते हैं कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, ठीक है। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे, यहाँ से डालोगे तो एक C2 तो मुझे ये दिख रहा है, देखो ये एक यूनिट है, ठीक है। तो एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, 2 यूनिट्स मुझे दिख रही है। तो यहाँ से C2 मैंने जब डाला तो C2 मुझे एक दिख रहा है, क्लियर। एक C2 मुझे ये दिख रहा है, क्या इसमें एक ही C2 होगा। अब देखो इसमें तो मुझे ये वाला C2 भी दिखाई दे रहा है, ये वाला C2 भी इसमें है। तो मैंने आपको बोला है प्रिंसिपल एक्सिस तो आपकी एक ही होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है आपकी C2।
तो सब्सिडरी एक्सिस क्या है, अगर एक C2 आपको दिख रहा है तो 2 C2 आपके और होने वाले हैं। क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस मान लो ये वाली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट सपोज मानो आप, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से होता है, ये मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इसको रेफरेंस लेते हुए हम जब क्वेश्चन पे आएंगे, इथाइलिन मॉलिक्यूल पे आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये जेड एक्सिस है ना आपकी, ये वाली जेड एक्सिस वाला C2Z आपने ये ले लिया, C2Z आपने जब ले लिया तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस मान लो C2Z है आपकी, ठीक है। तो जो ये एक्सिस है वो कौन सी C2 है, ये कौन सी C2 है, C2 तो आपको पता है कि ये C2 होगी, ये C2 है ना, क्योंकि ये इसके प्लेस पे आ रहा है, ये इसके प्लेस पे आ रहा है, तो C2 तो आपको दिख रहा है कि ये भी C2 है। C2 कौन सा है, पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, कौन सा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में C2 है। अब क्या एक किसी और C2 नहीं होगा, इसमें डेफिनेटली एक और C2 है, वो कौन सा है, यहाँ देखना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपका फिर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो, अब क्या एक देखो ये एक्चुअल में होते पता है किस तरह से है, ये आपका z एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस आपकी ये आगे को होती है, जिसे हम 3D इसमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना। तो देखो ये आपका एक C2 इस तरह से यहाँ पे होगा, सॉरी ये एक एक्सिस आपकी ये वाली ऐसे होगी, ये आगे को आते हुए, जो y दिख रहा है ना वो आपको वो आपकी तरफ आते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहां से एक C2 अप्लाई करूं, ये वाला, तो इससे क्या होगा, ये इसके प्लेस पे आएगा, ये इसके प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो ये C2 है इसमें, देखो मानो आपके हाथ में मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपने यहां से मॉलिक्यूल में C2 अप्लाई किया, जब C2 अप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज यहाँ पे आएगी, ये देखो कुछ इस तरह से, देखो मैं आपको मॉडल से बताती हूँ, ये कुछ इस तरह से ऐसे होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो ये ऐसा है और यहाँ से भी ये चीज ऐसी ही होगी, ठीक है। तो जब आपने इसको घुमाया इस तरह से, ये वाली एक्सिस डाली, ये इसके अराउंड रोटेशन करवाया, तो ये देखो ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखो ऐसे हो गया ना, यहाँ पे पहले आपका एटम है, यहाँ एटम के प्लेस पे एटम आना चाहिए, ऐसी इमेजिनरी एक्सिस पास करनी है मॉलिक्यूल से, ठीक है, जिसके चारों तरफ रोटेशन करने से आपका एक आइडिया वैसा ही मॉलिक्यूल आ जाए, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ जाए, एटम के प्लेस पे एटम, ये देखो एटम के प्लेस पे एटम, ठीक है, ये देखो एटम के प्लेस पे एटम। तो एक C2 ये भी है हमारा C2Y, C2Y। क्लियर हो गया ना आपको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन, हमने फाइंड आउट करने की एक्सिस ऑफ सिमेट्री में नंबर ऑफ ऑपरेशन किस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नंबर ऑफ ऑपरेशन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कितने आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने वाले हैं। क्लियर। तो देखते हैं कितने टाइप के होंगे। तो देखो मैंने आपको एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल को कितनी बार रोटेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कितने आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, कि आप कितनी बार एक्सिस लगाएं, ठीक है, कितनी बार वो एक्सिस अप्लाई करें मॉलिक्यूल में कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आ जाए, वो आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस है इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया, एक बार आपने इसको रोटेट किया, ये वाला C2 लगाया, ठीक है, C2Z, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये y है और ये z, सॉरी ये चलो जैसे भी लिखना है आपको, अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ये z है ये y है, ठीक है। तो आपने इस एक्सिस को z ले लिया, तो C2 मैंने इसके अलाउंग ही तो अप्लाई किया है। जब आप C2 यहाँ करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा, आपके हाथों में मॉलिक्यूल है, ये रोटेट होके इस तरह से हो जाएगा ना, बैक साइड हो जाएगा, ये H1 H2, जब ऐसा है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, H2 यहाँ पे आएगा, H1 यहाँ पे आएगा और ये बैक साइड हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये तो पिछली क्लास में भी अच्छे से देख ही लिया है,
कि अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी है तो ये आपको एकदम से पता चल जाएगा। 180 डिग्री का रोटेशन, ये क्या है, C2 एक बार आपने अप्लाई किया, अब C2 सेकेंड टाइम अप्लाई करो, ये C2Z लग रहा है ना दीदी, तो लगाओ। अभी मॉलिक्यूल आपका किस तरह का, इस तरह का है, ये H1 आपका यहाँ पे है, इस तरह से जब आप रोटेट करेंगे H1 यहाँ पे आएगा और कौन सी साइड चेंज हो जाएगी, ये देखो, ये अंदर वाली साइड है हाथ की, ये बाहर वाली साइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H1 H2, यहाँ देखो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल कंप्लीटली आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल। तो यहां से हमें पता चला कि, यहां से हमें क्या पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल में हमें कितनी बार C2 अप्लाई करना पड़ा। वाटर मॉलिक्यूल में हमें C2 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ा, तब हमें एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला हमें, ठीक है। यहां से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मॉलिक्यूल में कितनी बार लगाएं कि आपका जो मॉलिक्यूल पहले था बाद में भी वही आ जाए। तो आपने पहला रोटेशन किया C2 फर्स्ट टाइम, C2 सेकेंड टाइम, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में आपको C2 कितनी बार अप्लाई करना पड़ा, 2 टाइम्स, ठीक है। आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो यहां से पता चला C2 2 टाइम इज इक्वल टू E होता है। एक हमारे पास एक फॉर्मूला है जो बताता है कि CN एक्सिस को अगर n टाइम अप्लाई करेंगे तो वो n के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में C3 है, अगर उसे हम C3 3 टाइम्स अप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। या कोई मॉलिक्यूल है जिसमें C4 है, C4 4 टाइम लगाने के बाद वो आइडेंटिटी अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देने लगेगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। BF3 में देखते हैं कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कौन से ऑपरेशन के बाद आता है, ठीक है, कौन से कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद आता है, ठीक है। तो अब BF3 मॉलिक्यूल को ड्रॉ कीजिए, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आगे। देखो BF3 मॉलिक्यूल मैंने यहां लिखा फ्लोरीन, 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 बोरॉन, फ्लोरीन, 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 बोरॉन, फ्लोरीन, 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 बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। आपको पता है BF3 में मैंने आपको पीछे बताया था कि ये 1 2 3, ये इसके प्लेस पे जाता है, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो आप इसको हाथों में लेके ऐसे करना और ये ऐसे रोटेट कर देना। तो यहाँ से अब जब आप एक इमेजिनरी एक्सिस डालोगे यहाँ से मॉलिक्यूल में, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्स एक्सिस है, ये Z है, ये Y है। तो Z एक्सिस में तो आपका ये C2 लगने वाला है, इसमें भी आपका एक्सिस नहीं लगी, ये एक्सिस कहाँ लग रही है, ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस है कौन सी, ये आपकी Z है, सॉरी ये Y एक्सिस है, ये Z है, ये X है, ये Y है। तो Y एक्सिस इसके रिस्पेक्ट यहाँ से लगेगी, C3 यहाँ से लगाएंगे आप यहाँ से, ठीक है ना। C3Y फर्स्ट टाइम लगाया आपने, C3Y फर्स्ट टाइम लगाया, तो आपका मॉलिक्यूल क्या बन गया, F1 यहाँ पे आ गया, तो 2 यहाँ गया, 3 यहाँ गया। फिर आप एक बार और रोटेशन कीजिए, तो देखो 3 कहाँ गया, इधर, 1 इधर, 2 इधर। मैंने फिर C3Y में ही लगाया है सेकेंड टाइम, फिर मैं और C3 लगाऊंगी, C3Y में ही लगा रही हूं मैं, C3Y कौन से टाइम, थर्ड टाइम जब मैंने लगाया तो देखो ये नीचे आया, ये इधर आया, ये इधर गया, ठीक है। तो F1 इधर, F2 नीचे, F3 इधर। तो देखो फर्स्ट और जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से पता चला C3 3 टाइम्स, ये देखो C3 फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, C3 3 टाइम लगाने के बाद एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। क्लियर है ना, आपको पता चल गया ना आइडेंटिटी कब आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने 2 ही चीजें देखी हैं,
पहली चीज ये देखी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में CN एक्सिस है या तो उसमें NC2 होंगे या फिर 0C2 होने वाले हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है, अगर कोई मॉलिक्यूल उसमें CN टाइम लगा रहे हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल है। इन दोनों को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कीजिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अभी तक मैंने आपको बताया एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसे हम मॉलिक्यूल से सिमेट्रिकली पास करते हैं, जिसके चारों तरफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रोटेशन होता है, जिसके अराउंड रोटेशन से आपका जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए, वही आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी, ठीक है ना। तो हमने उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे, वाटर मॉलिक्यूल देखा, मैंने आपको थीटा निकलवाना सिखाया, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जैसा आपको एक पार्ट दिख रहा है वैसा दूसरा भी दिखेगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज होगी। देखो जैसे मैं अपने हाथ को मिरर पे देखूंगी, ठीक है, मिरर से देखूंगी तो ये वाली चीज मुझे यहाँ दिखेगी, ऐसे दिखेगा ना। ये मैं यहाँ मिरर लगा रही हूँ, मिरर से देख रही हूँ, तो यहाँ से जो मुझे मेरा ये थंब है ये मुझे इस साइड दिखेगा, इस तरह का दिखेगा ना। तो जो दोनों स्ट्रक्चर है वो मिरर इमेजेस होने चाहिए एक दूसरे के प्लेन ऑफ सिमेट्री में, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि जब हम एक मॉलिक्यूल से कोई प्लेन पास करते हैं, इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं सिमेट्रिकली, जिसको पास करने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाता है, दो पार्ट में कट जाता है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ठीक है, ठीक है ना, दो पार्ट्स में कट जाता है। और जो वो दोनों पार्ट्स है वो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये मैंने कोई कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन पास कर दिया, कोई ब्लेड डाल दी मैंने बड़ी सी, ठीक है, अंदर काटना शुरू कर दिया यहाँ से, तो जो जैसा पार्ट मुझे ये दिख रहा है वैसा ही ये पार्ट भी दिखेगा। इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक पोर्शन जैसा है वैसा दूसरा भी है, और वो मिरर इमेज है एक दूसरे का, मतलब दोनों सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं। क्लियर है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इसकी डेफिनेशन आप लिखें, एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली which bisect molecule into two parts which are mirror images of each other or equivalent or gives equivalent structure of each other, ठीक है। अब देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास होती है 3 टाइप्स की। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पता चल गया क्या होता है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट होता है वर्टिकल प्लेन। क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, जिसको हम सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एच से। एक होता है मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा वी या सिग्मा एच से। ये कुछ भी हो सकता है, सिग्मा वी भी हो सकता है या सिग्मा एच भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो ये इसको ध्यान में रखना, जो वर्टिकल प्लेन है वो एक या एक से, वो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल में मोर देन वन, एक से ज्यादा होते हैं। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये हमेशा आपका एक ही होगा, ऑलवेज वन, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्लेन भी आपका एक ही होने वाला है, क्लियर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की, ठीक है। वर्टिकल प्लेन होता है, इसी तरह से आप लिखना, वर्टिकल प्लेन होता है आपका
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन हम डालेंगे जो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में काटेगा उसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये मान लो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ही आपकी एक्सिस है जो C2, यही वाली C2 है इसमें प्रेजेंट। देखो इसके रिस्पेक्ट में आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपकी x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये देखो C2 आपकी कौन सी एक्सिस में दिख रहा है, C2z है। C2x लगा के देखो, C2x ये वाला C2 है, ये नहीं C2 है। और अगर आप ये वाला C2 लगाएंगे, मॉलिक्यूल आपके हाथों में इस तरह से, ठीक है, मॉलिक्यूल आपके हाथों में इस तरह से, अगर आप बोले कि मैं ये वाला C2 डालूं, ये वाला, ये, तो इसमें रोटेशन करने से क्या हो जाएगा, ये जो ये नीचे है ये डायगोनली चेंज हो जाएंगे, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, क्लियर। ये इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला C2 भी नहीं है, y एक्सिस के अराउंड भी C2 नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक ही C2 आपको मिल रहा है, वो C2z है। तो यही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन लगता है, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये प्लेन लग रहा है, पैरेलल ही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी आपकी यही है, आपने नाइफ भी यहीं से डाली, इमेजिनरी एक्सिस ये है, यहाँ से ये काट दिया तो एक पोर्शन दूसरे जैसा दिख रहा है। तो एक प्लेन तो मुझे सीधा सीधा दिख गया। तो क्या इसमें एक ही प्लेन होगा या और भी प्लेन होंगे, इसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। पहला प्लेन तो मुझे ये दिख गया, क्लियर होगी ना ये बात। पहले यहीं तक बताती हूँ मैं आपको, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है आपका। देखो जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने लिया BF3, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो अब देखो जो ये एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस मान लो ये आपकी y है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो y के अराउंड जब रोटेशन करेंगे, ये इधर ये इधर ये इधर, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है ना C3y आपका क्या है, ये वाली एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी हाईएस्ट ऑर्डर होती है, C2 मत बोल देना, ये वाली आपकी, क्योंकि C2 आपकी यहाँ से तो दो ही आपके एक दूसरे एटम के प्लेस पे, फ्लोरीन के प्लेस पे फ्लोरीन जा रहा है। तो ये आपका C2 जो होता है लो ऑर्डर जो होता है वो सब्सिडरी एक्सिस होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो C3 मुझे मिल गया। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये देखो ये आपकी एक्सिस है, परपेंडिकुलर ये प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन हमने डाला मॉलिक्यूल को, जितना आगे फ्लोरीन, जितना ये मॉलिक्यूल आगे को कटा उतना ही पीछे को भी कट रहा है, ठीक है। आधा पोर्शन आगे को रह गया, आधा पीछे को रह गया, तो दो पार्ट्स में इक्वल हाफ हो गया। तो यहां से मुझे एक प्लेन दिख रहा है जो आपके मॉलिक्यूल को आधा आगे काट रहा है, आधा पीछे काट रहा है, ठीक है, जो सिमेट्रिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे सिग्मा H तो प्रेजेंट है, पता चल गया सिग्मा H और सिग्मा V में डिफरेंस। अब बात करते हैं हम कि वर्टिकल प्लेन, वाटर मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन कितने होते हैं, किस तरह से, ठीक है। ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से, ठीक है। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले ये तो आपको पता है ये C2 ये C2Z है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपनी नोट्स में साइड में मेंशन करना, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं ये x लिख रही हूँ, ये z लिख रही हूँ, ये y लिख रही हूँ। तो यहाँ देखो जब आपने इसके अराउंड रोटेट किया तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे C2Z आपको दिखाई दे रहा है, C2Z दिखाई दे रहा है। जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस आपकी यही है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, तो इसके पैरेलली आपने प्लेन डाला, ये वाला यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है आपका z एक्सिस भी आ रही है और आगे को y एक्सिस भी आ रही है, ठीक है। z ऊपर को आ रही, आगे को इस तरह से ये वाला प्लेन डाला। तो ये जो प्लेन है, प्लेन को तो आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा आगे z y और z आ रहा है, सिग्मा y z जब आपने अप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल किस तरह का बना, वो मैं बना तो नहीं पा रही हूँ, ये देखो
ये जो प्लेन है ये इस तरह का प्लेन होगा, ये वाला, ठीक है। तो आपको एक प्लेन तो दिख गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब मैं एक और प्लेन दिखाती हूँ आपको। ये ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल आपका वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से आपका वाटर मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से काट दूं ना पूरा का पूरा, तो ये भी क्या इसके पैरेलल ही तो है, पैरेलल है ना। ये देखो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसको मैं यहाँ से काट रही हूँ, ये पैरेलल प्लेन तो है। परपेंडिकुलर तो ये होता है, ये तो है ही नहीं मॉलिक्यूल में। अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, आप इस तरह से यहाँ से काटेंगे तो आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। हॉरिजॉन्टल प्लेन तो यहाँ पे नहीं है, नहीं दिख रहा ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, पर वर्टिकल प्लेन हमें एक और दिख रहा है। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल प्लेन है, नीचे तक काटूंगी इस तरह से पैरेलल है। तो ये कौन सा प्लेन है, यहाँ पे आपका जेड आ रहा है और क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। वाई तो नहीं आ रहा, वाई आगे वाला है। तो आपने एक छुरी ली, उससे काटना शुरू कर दिया, पूरा मॉलिक्यूल ही कट गया, ठीक है। ये इस तरह का कुछ प्लेन होगा, इस तरह का कोई प्लेन आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। जो है आपका सिग्मा, कौन सा प्लेन है ये, सिग्मा एक्स जेड। तो यहां से पता चला कि मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में हमें वर्टिकल प्लेन दिखाई दे रहे हैं, और वो वर्टिकल प्लेन कितने हैं, 2 वर्टिकल प्लेन है, दिखाई दिए ना आपको, सिग्मा वाई जेड और सिग्मा एक्स जेड, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, सिग्मा एच तो प्रेजेंट ही नहीं है। सिग्मा एच क्या होता है, जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करो, तो जैसा मॉलिक्यूल ये है वैसा आपको नहीं दिखेगा नेक्स्ट वाला फिर, ठीक है। तो यहां से पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा वी है, 2 सिग्मा वी है। एक आपका कौन सा है, सिग्मा वाई जेड, और एक सिग्मा एक्स जेड, क्लियर। यहां से एक चीज और याद रखना, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें सी एन एक्सिस है, या तो उसमें एन सिग्मा वी होंगे या फिर 0 सिग्मा वी होंगे। ये चीज आप अपने माइंड में अच्छे से ध्यान रखना। कोई मॉलिक्यूल है, या तो उसमें सी एन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस सी एन है, तो या तो उसमें एन सी सिग्मा वी होंगे या फिर 0 सिग्मा वी होंगे, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, कोई मॉलिक्यूल है उसमें सी एन एक्सिस है, या तो उसमें एन C2 होंगी या फिर 0 C2 होने वाली है। ये आपका एक और पॉइंट यहां से निकल के आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसमें देखते हैं कि प्लेन किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, उसमें प्लेन देखेंगे अब किस तरह का हमें प्लेन दिखाई देगा। ये देखो, मैंने मान लिया BF3 मॉलिक्यूल ले लिया, या फिर मैं ले रही हूं SO3 मॉलिक्यूल। SO3 इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लेनर स्ट्रक्चर है। जैसा इसका है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, तो वैसे ही सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं, तो इसी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल देखो, ये आपके हाथों में है। जब मैं C3 अप्लाई करूंगी, ये आपकी एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये Z और ये Y। तो Y के अराउंड जब मैं, ये देखो, ये वाली डालूंगी C3 Y, जब मैं यहाँ डाल रही हूँ तो मॉलिक्यूल यहाँ से इसके प्लेस में, इसके प्लेस में, इसके प्लेस में, मेरे को पता चला C3 तो मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है C3Y मुझे दिखाई दे। तो इसमें क्या C2 होने वाले हैं, बताओ, C2 होने वाले हैं। C2 आपको दिखाई दे रहा है, C2 मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर एक भी C2 दिखा तो 3 C2 इसमें होंगे। C2 देखो, मुझे एक सीधा सीधा C2 ये दिखाई दे रहा है, ये वाला C2 आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये किसके अराउंड है, C2Z मुझे दिख गया। अगर एक भी C2 है तो इसमें 3 C2 होंगे, 3 C2 होंगे। अब देखते हैं प्लेन देखते हैं अब इसमें प्लेन कौन सा होने वाला है, ठीक है। प्लेन देखने की कोशिश करो कौन सा होगा। मैंने आपको बताया आप सिग्मा वी चेक करो, फिर सिग्मा एच चेक करो। तो सिग्मा वी देखने के लिए क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कौन सी है, C3 है, C3 आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन जाता है वो आपका कैसा होता है, कैसा होता है, वर्टिकल प्लेन। देखो ये मॉलिक्यूल इस तरह से C3 आपके अंदर जा रही है, तो मॉलिक्यूल को ऐसे काट दो, ऐसे बीच से, ये आधा ऑक्सीजन इधर आधा इधर आएगा, ये पोर्शन इसके जैसा हो जाएगा। मुझे एक सिग्मा वी तो दिखाई दे रहा है, एक सिग्मा वी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो सिग्मा वी किस तरह का है, सिग्मा वी कौन सा है, ये जेड और वाई वाला है। मुझे एक सिग्मा जेड वाई तो दिखाई देगा, दिखाई दे। अगर एक भी सिग्मा वी है तो 3 सिग्मा वी होंगे, तो वो आप खुद बताएंगे कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे एक सिग्मा वी दिखाई दे दिया, तो ये 3 सिग्मा वी इसमें है। अब सिग्मा एच देखते हैं, सिग्मा एच हमेशा एक ही होता है। तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो आपका सिग्मा एच होता है। ये देखो ये मॉलिक्यूल आपका इस तरह से है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। जब मैं इसको बीच से काटूंगी तो जैसा मॉलिक्यूल आपको आगे दिखेगा वैसा ही पीछे दिखेगा, जैसे इधर दिखेगा वैसा ही इस साइड भी दिखने वाला है। तो और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, इस वजह से सिग्मा एच भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर ना। सेम चीज आपकी BF3 में भी लगने वाली है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स आपको दिखाई देने वाले हैं, क्लियर। और मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है आपका, अच्छा चलो इसको देखते हैं, ये हो गया आपका। फिर बात करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। बेंजीन मॉलिक्यूल में प्लेन देखते हैं किस तरह से प्लेन होगा। ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। मुझे सीधा C6 दिखाई दे रहा है। C6 कौन सा दिखाई दे रहा है, ये देखो आपका मॉलिक्यूल ये है, ये आपकी Y एक्सिस है, Y के अराउंड मुझे C6 दिखाई दे रहा है, C6Y। अगर मुझे एक भी C2 दिखाई दिया तो 6 C2 होंगे। तो चेक करते हैं है कि नहीं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, ये वाला C6 दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से प्लेन सॉरी यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस डालेंगे यहाँ से, तो ये एक दूसरे के प्लेस पे, ये अपने प्लेस पे ही रोटेट होगा, ये अपने प्लेस पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। मैंने बताया था इसको एक यूनिट बोलते हैं, इसको एक और यूनिट, 2 यूनिट। तो एक C2 मुझे दिख गया, तो 6 C2 इसमें प्रेजेंट होने वाली है। अब देखते हैं सिग्मा वी है, सिग्मा एच है। सिग्मा वी क्या होता है, जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो प्लेन होता है, पैरेलल कौन सा, ये वाला, ठीक है। आपके हाथों में ये मॉलिक्यूल है, ये आपने क्या किया, मॉलिक्यूल आपके हाथों में है, ये आपकी C6 है। इसके पैरेलल अगर आपने प्लेन डाला ये काट के इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है वो सेम इस जैसा है। तो यहाँ पे सिग्मा वी तो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर एक है तो 6 सिग्मा वी इसमें प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब सिग्मा एच देखते हैं, सिग्मा एच कौन सा है, ये इस तरह से आपका मॉलिक्यूल है ऐसे, ठीक है। आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस डाली, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन आता है और प्लेन के बाद जो दोनों पोर्शन है वो सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे के, तो वो बिल्कुल है इसमें। ये देखो इस तरह से डालेंगे, ये आपकी एक्सिस है, यहाँ से प्लेन डालेंगे इस तरह से, तो सिग्मा एच भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वो सिग्मा से, सिग्मा इससे रिफ्लेक्शन होता है आपका, एक पोर्शन दूसरे पोर्शन जैसा दिखाई देता है। जब मैं इसको काटूंगी तो आगे वाला पोर्शन जैसा है वैसा ही पीछे को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेजेस ये दोनों होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री में, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका एक सिग्मा वी होता है, एक सिग्मा एच होता है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन। सिग्मा वी होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कंप्लीट मॉलिक्यूल, मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल को कंप्लीटली काटता है वो आपका मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपके कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने वाले हैं, क्लियर। तो मैं आपको बताती हूँ, लिखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था अगर सी एन एक्सिस है, अगर उसको एन टाइम आप लगाएंगे तभी आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलने वाला है। एक मैंने ये चीज आपको बताई थी। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें सिग्मा 2 बार लगाएं तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज भी अपने नोट्स में मेंशन करना। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा 2 बार लगाए, कोई भी प्लेन, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे मॉलिक्यूलर प्लेन है, अगर 2 बार उस मॉलिक्यूल में वो प्लेन लग जाए तो वो जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। बात करते हैं फिर से वाटर मॉलिक्यूल से ही। वाटर मॉलिक्यूल में मानो मैंने ये प्लेन लगाया, ये H1 है, ये H2 है, ये सिग्मा लगाया कोई सा भी, ये आपका H2, ये पोर्शन इधर को रिफ्लेक्ट हो गया, ये पोर्शन इधर को, फिर आपने एक और बार सिग्मा अप्लाई किया, ये सिग्मा 1 है, ये आपका सिग्मा 2 है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये H1, ये H2। क्लियर? देखो सेम हो गए ना, आपने सिग्मा 2 टाइम्स अप्लाई किया तब आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला वाटर में। अब देखते हैं इसमें SO3 में, SO3 में सिग्मा अप्लाई कीजिए, एक सिग्मा यहां से लगाया, मान लो ये 1 लिख दो, इसको 2 लिखो, तो सेम वैसा ही हो जाएगा ना, ये तो बीच से कट जाएगा आधा, ये ऑक्सीजन 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। सिग्मा सेकेंड टाइम अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहां से और कट कर दिए, ये हो गया ऑक्सीजन 1 टाइम, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2। सिग्मा 2 बार जब मैंने अप्लाई किया किसमें, चाहे BF3 हो चाहे आपका SO3 हो, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। क्लियर? कि आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन सेंटर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन सेंटर, आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब इन्वर्जन मॉलिक्यूल पे अप्लाई किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल है वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे ही मॉलिक्यूल अभी है ये आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है, और इन्वर्ट होने के बाद मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर उसका बनना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर? तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। An imaginary point within the molecule which invert all the parts of molecule within the molecule result equivalent structure। आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें उसके सेंटर पॉइंट से आप क्या करते हैं, जब इन्वर्जन को अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल उल्टा हो जाता है, ठीक है। एक पार्ट उसका दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, जो अप डाउन हो जाता है, ठीक है, राइट लेफ्ट हो जाता है। और जब ये ऑपरेशन लगता है तो जो स्ट्रक्चर है आपका वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपका आना चाहिए, तभी आपका इन्वर्जन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो, और जो इन्वर्जन है वो आपका लगता है पॉइंट्स पे। कहाँ पे लगता है, ये आपकी पॉइंट एंटिटी है। जो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रोटेशन होता था, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। जो आपका रिफ्लेक्शन होता था वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन होता था, जो एक्सिस के अराउंड रोटेशन होता था। क्लियर ना। तो अब देखो, जब आपका जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें देखो C2 आपको कौन कौन सी दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, चलो इसको बाद में देखते हैं। इन्वर्जन बताती हूँ मैं आपको। इन्वर्जन का मतलब होता है कि आप सेंटर पॉइंट से, मॉलिक्यूल के सेंटर से एक साइड जाओगे, आपको एक चीज मिल रही है, ठीक है, आपको ऊपर भी हाइड्रोजन मिल रहा है, नीचे भी हाइड्रोजन मिल रहा है, आप
नीचे जा रहे फिर भी हाइड्रोजन मिल रहा है, ऊपर भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा, इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल के सेंटर से आप एक साइड जाओगे तो हाइड्रोजन मिल रहा है, दूसरी साइड जाओगे हाइड्रोजन मिल रहा है। आप ऊपर को जा रहे हैं, ये खाली है, नीचे भी खाली है, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं लिख रही हूं, ये इस तरह का मॉलिक्यूल, ये डैश बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड अब द प्लेन है, ऊपर को जाते हुए आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, पर इसके एग्जैक्ट नीचे हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, जो हाइड्रोजन है इसके सीधा नीचे नहीं है, वो बैक साइड पे नीचे को है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, ऊपर को जाते हुए हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन एब्सेंट होगा। ये देखो सेंटर पे कोई मेटल है, ये इस तरह से मैंने लिख दिया, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई वाई, जेड जेड, ऊपर को जा रही हूँ एक्स मिल रहा है, नीचे को भी एक्स मिल रहा है, आगे को आते हुए वाई मिल रहा है, पीछे को नहीं, पीछे को भी मिल रहा है, पीछे को जाते हुए जेड मिल रहा है, आगे को जेड मिल रहा है, तो इन्वर्जन इसमें तो प्रेजेंट है। पर अगर मैं इसमें से एक भी चेंज कर दूं, यहाँ वाई ला दूं, तो सारी जगह तो आपका सेम है, वाई के बदले वाई है, जेड के प्लेस पे जेड है, जब ऊपर को जा रही हूँ तो एक्स है, नीचे को वाई है, तो यहाँ पे इन्वर्जन, फिर इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन आपका नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया ना आपको मॉलिक्यूल में किस तरह से इन्वर्जन को देखते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो ये मॉलिक्यूल है इसमें आपके पास कितने सिमेट्री एलिमेंट्स आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है आपका, तो इसमें देखो C2 देखने की कोशिश करो। पहले आप बताओ प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी। मॉलिक्यूल को आप इस तरह से हाथों में रखो, तो आप क्या बताएंगे, एक C2 आपको ये दिखाई दे रही है कि ये पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो जाएगा, जो ऐसा है अभी ऐसा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। मान लो ये C2Z आपको दिखाई दे रहा है, C2Z दिखाई दे रहा है, अगर C2 है, C2Z दिखाई दे रहा है, C2 आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, 2 C2 और भी होने वाली है, क्लियर। तो ये देखो सिग्मा भी देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो C2Z है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल जो प्लेन है, ये प्लेन भी तो दिखाई दे रहा है, तो सिग्मा वी भी है। अगर एक सिग्मा वी है तो 2 सिग्मा वी होंगे, सिग्मा एच है। अगर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन जो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये ठीक है ना, ये वाला प्लेन, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, सिग्मा एच भी इसमें प्रेजेंट होने वाला है, इन्वर्जन सेंटर भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब है। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन इन्वर्जन सेंटर में कितने ऑपरेशंस और कितनी बार हम इन्वर्जन को अप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए मॉलिक्यूल की, क्लियर। तो देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो जो ये मॉलिक्यूल है आपका, ये परऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ट्रांसी होता है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको एग्जाम में दे दे H2O2, तो आपको ये ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, क्लियर। तो देखो आप जब सेंटर से नीचे को जा रहे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, ऊपर को जा रहे हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर को जा रहे इधर कुछ नहीं मिल रहा, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो इन्वर्जन सेंटर यहाँ पे तो आपका प्रेजेंट है। यहाँ देखो सेकेंड टाइम आप इन्वर्जन लगाएंगे, देखो फर्स्ट टाइम जब इन्वर्जन लगाया, जो H मॉलिक्यूल उल्टा हो गया, इस ऑक्सीजन के प्लेस पे ये आ गया और इस H1 के प्लेस पे H2 आ गया, तो यहाँ देखो H1 इधर गया, H2 इधर आया, फर्स्ट इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन जब आपने अप्लाई किया तो H1 वापिस आ गया, H2 उधर चला गया। तो ये फर्स्ट और जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो कैसे है, सेम टू सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, कैसे है, आइडेंटिकल। तो यहाँ से पता चला इन्वर्जन अगर आप 2 टाइम्स लगाते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है, मॉलिक्यूल सेम हो जाता है, आई 2 बार, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशन इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तक मैंने बोला CN टाइम लगाएंगे तो आइडेंटिटी आएगा, सिग्मा 2 टाइम लगाएंगे तो आइडेंटिटी आएगा, इन्वर्जन सेंटर 2 टाइम लगाएंगे तो आइडेंटिटी आने वाला है, कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में CN है या तो उसमें NC2 होंगे या फिर 0 C2 होने वाले हैं, किसी मॉलिक्यूल में CN है या तो उसमें N सिग्मा V होंगे या फिर 0 सिग्मा V होंगे, सिग्मा H हमेशा एक ही होता है। ये आपको बहुत काम की चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो इस मॉलिक्यूल में अप्लाई करते हैं, मान लो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, तो एक बार इन्वर्जन लगाया तो H1 कहाँ गया, यहाँ, H2 इधर आ गया, फिर से यहाँ ये देखो ये इसके प्लेस पे आ गया, ये इसके प्लेस उल्टा हो गया ना, ये वाला यहाँ चला गया,
तो ये बन गया H4, ये बन गया H3। फिर से इन्वर्जन लगाया तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो गया आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर से इन्वर्ट करो, यहाँ से देखो ये H2 इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये देखो H1 इधर, H2 इधर, H3 इधर, H4 इधर। क्लियर? तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वैसा ही आपका थर्ड स्ट्रक्चर। इन्वर्जन फर्स्ट टाइम लगाया, ये इन्वर्जन सेकेंड टाइम लगाया, तो यहाँ से पता इन्वर्जन 2 बार लगाने से आपका सेम मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। क्लियर? यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रोटा रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्थ है आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से। इसकी डेफिनेशन लिखना, इसकी डेफिनेशन में लिखो एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली, रोटेशन अराउंड विच by some angle followed by perpendicular reflection gives the equivalent orientation of a molecule। ठीक है, इसका मतलब है, डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है, इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें, मान लो ये कोई भी मॉलिक्यूल मैंने लिखा, इस तरह का कुछ मैंने ऐसे बना दिया, मान लो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, इसमें आप पहले कोई CN एक्सिस डालेंगे, CN को डालने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, फिर उसमें कोई परपेंडिकुलर प्लेन डालेंगे, जो CN एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन डालेंगे। तो उसको डालने के बाद अगर आपको स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, इस तरह का ही स्ट्रक्चर मिल जाए, तो मॉलिक्यूल में आपका SN प्रेजेंट होने वाला है। SN कौन सा होगा, जो आपका CN है वही आपका SN होगा। अगर मान लो C4 है इस मॉलिक्यूल में, मान लो C4 है और इसमें आपका परपेंडिकुलर प्लेन जब आपने अप्लाई किया तो जो सेम मॉलिक्यूल आपका मिल रहा है, जो पहले था बाद में भी वही मिला, तो इसमें S4 प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में आपके दो सिमेट्री एलिमेंट्स इकट्ठे लगते हैं, एक आपका लगता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री जो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब रोटेशन भी होता है मॉलिक्यूल में, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन भी होता है, रोटेशन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन की मतलब था, मैंने आपको बता दिया। एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है ना? आप ध्यान से देखना इस चीज को, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। मान लो ये मॉलिक्यूल आपके पास जो मैंने ये है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है किसी का भी। ठीक है, मान लो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, CCl4, ये आपके पास CCl4 या फिर CH4 है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है। तो मैंने यहाँ कार्बन लिखा, यहाँ पे Cl, ये डैश पे आपका क्या है, Cl अबव द प्लेन Cl, इस तरह का आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, देखो इस तरह से। ठीक है ना? तो ये है किस तरह से, ये जो दो एटम है वो प्लेन में, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कार्बन है, ये आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक आपकी तरफ आ रहा है और एक आपका बैक साइड दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है? ये देखो एक क्लोरीन आपका ये है, एक ऊपर को जा रहा है, एक आपका ऊपर को जा रहा है और एक पीछे है, एक आगे है, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पर ये मॉडल की वजह से मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, पर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। ठीक है ना? तो अब देखो, आप इस चीज को ऐसे भी तो घुमा सकते हैं,
देखो ये दोनों प्लेनर है, ये दोनों प्लेन में है, ये आपका आगे आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, देखो प्लेन से पीछे ना, ये जो ये और ये एक ही प्लेन में है, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, इस तरह से, सॉरी ऐसे घुमा दूं इसको। तो जब मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया, यहाँ देखो ये कार्बन है, एक क्लोरीन ऊपर, दूसरा क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन आगे, एक क्लोरीन पीछे चला गया। ऐसे भी तो मैं इस चीज को लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जब आप इस मॉलिक्यूल में C2 आपको लगाना आता है ना मॉलिक्यूल में, C2 किस तरह से लगाते हैं, यहां से जब आपने मॉलिक्यूल लगाया 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे। 180 डिग्री मतलब C2, ठीक है ना। 180 डिग्री मतलब मॉलिक्यूल में इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास की, यहां से मॉलिक्यूल को फिर यहां से खींचा, खींचने के बाद इस तरह से घुमा दिया, देखो इसके प्लेस पे ये आया, इसके प्लेस पे ये आया, तो यहां से आपको C2 दिखाई दे रही है। C2 दिखाई दे रही है, तो अब आपने 90 डिग्री का रोटेशन करना है ना। देखो करके देखते हैं। आपको C2 तो पता चल गई कि इस तरह से होगी, C2 मतलब 180 डिग्री की रोटेशन आपको दिखाई दे रही है, ये। अब आपने 180 की नहीं करनी, अब आपने 90 की करनी है। कि अगर ये 180 है तो 90 कौन सा होगा, ये देखो ये आधा 90, फिर ये 180, ये देखो ये आपका क्या है, ये 90, ये देखो जो आपका प्लेन में जो चीजें थी वो आपकी कैसी हो गई, देखो प्लेन में जो चीजें थी वो आपकी, ये देखो ऐसे आ गई, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। जो आपकी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन थे, ये आपके प्लेन में आ गए C4 से 90 डिग्री के रोटेशन से। तो देखो C4 हमने लगाया, जिसका मतलब है 90 डिग्री की रोटेशन दी, ठीक है ना। C4 कौन सा दिया, मान लो ये Z एक्सिस है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बना के दिखाए थे, ये आपका X है, ये आपका Z है, ये Y है। तो C4 Z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, Z के रिस्पेक्ट में आपने C4 रोटेशन करवाया, 90 डिग्री का रोटेशन करवाया, ठीक है। ये इस तरह से Z एक्सिस ये है ना आपकी ऊपर वाली, ये तो C4Z आपने एक बार अप्लाई किया। उसके बाद क्या करना है, देखो मॉलिक्यूल किस तरह का बन गया, अभी आपको इमेजिन करना आना चाहिए मॉलिक्यूल। ये देखो ऐसा था प्लेन में, फिर ऐसे हो गया। अब देखो ये आगे आ गया, ये आगे आ गया, एक पीछे को क्लोरीन आ गया, क्लियर। जो आपके आगे पीछे थे वो प्लेन में क्लोरीन आ गए, ये क्लोरीन, फिर ये भी क्लोरीन, क्लियर, इतनी बात क्लियर। C4 आपने लगाया 90 डिग्री का रोटेशन किया। अब मॉलिक्यूल आपका इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया। अब आप इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगाओ। परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है आपका, परपेंडिकुलर प्लेन बताओ। अगर आपका C4 ये था तो परपेंडिकुलर प्लेन आपका ये होगा ना। फिर यहाँ देखो C4 आपका ये था Z एक्सिस में, ये वाला था, तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर प्लेन तो ये होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है अभी के लिए, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये लगाओ, ये वाला। अगर आप ये वाला प्लेन इस मॉलिक्यूल में लगाना, इसमें नहीं लगाना, इसमें जब ये लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल किस तरह का बनेगा, देखो जो ये नीचे दिख रहा है वो आपको ऊपर दिखने लग जाएगा, और जो ऊपर Cl है वो आपको नीचे दिखने लग जाएगा, क्लोरीन Cl। अब देखो पहले मॉलिक्यूल आपका ये मॉलिक्यूल है, उसमें C4 लगाया, फिर आपका ये बन गया, फिर परपेंडिकुलर प्लेन लगाया, फिर ये बन गया। अब देखो ये और ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर है, तो मतलब इस मॉलिक्यूल में आपका S4 प्रेजेंट है। अब शायद आपको SN एक्सिस अच्छे से देखनी आ गई होगी, क्लियर, अच्छे से क्लियर है ना। तो मैंने क्या बोला, ये तो आपका मॉलिक्यूल था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से आपको बता दिया कि इस तरह से आपका मॉलिक्यूल है। फिर आप इसमें C4 लगाओ, ठीक है, 90 डिग्री का रोटेशन करो, फिर इसके अराउंड परपेंडिकुलर प्लेन लगाओ, फिर आपका सेम मॉलिक्यूल आ रहा है, ये आपका S4 प्रेजेंट है, क्लियर।